हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ डिज्नी हॉटस्टार पर रिसेंटली एडेड एक बढ़िया मर्डर मिस्ट्री अ हॉन्टिंग इन वेनिस के बारे में। अगर आप होडानेट टाइप कंटेंट के फ़ैन हैं तब आप एगाथा क्रिस्टी और उनके क्रिएटेड प्राइवेट डिटेक्टिव हर्क्यूल पॉयरॉट के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इन्हीं डिटेक्टिव को लेकर इस सीरीज़ में 2 मूवीज़ ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं, मर्डर ऑन एन ओरिएंट एक्सप्रेस और दूसरी है डेथ ऑन नाइल। थर्ड ये मूवी है। एगाथा की नॉवल हैलोवीन पार्टी पर ये मूवी बेस्ड है। इन तीनों ही मूवीज़ में इसका कंटेंट बहुत ही हल्का कहा जाता है, लेकिन मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई है बिकॉज इसमें जो हॉरर टच दिया गया है और जो गॉथिक एनवायरनमेंट बनाया गया है जो मुझे काफ़ी विजुअली अपील कर गया है। जब एगाथा ने ये बुक लिखी थी तब इन्होंने इसे 1969 में रखा था, लेकिन स्क्रीन राइटर्स ने इसे 1969 से उठाकर 1947 में रख दिया है, जो कि काफ़ी अप्रोप्रिएट भी लगता है जिस तरीके की सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। कॉज उस समय डार्क एजेस चल रही थी, सब तरफ डिप्रेशन फैला हुआ था, कुछ भविष्य दिख ही नहीं रहा था। सो पूरी मूवी को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो दिस मूवी अ हॉन्टिंग इन वेनिस। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो पुराने घर और खंडहर भूतों का फेवरेट अड्डा रहते हैं हमेशा से ही। ऐसे में इस मूवी में एक ऐसा पलाजो दिखाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कुछ बच्चों में प्लेग फैला तब उन्हें यहीं पर बंद कर दिया गया तड़प तड़प कर मरने के लिए। उनकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं और इन चीखों को सुनने वाला पागल सा हो जाता है। ये आवाज़ें उसे अपने पास बुला लेती हैं, ऐसा कहा जाता है। और जब इस पलाजो की मालकिन रोवैन की इकलौती बेटी अचानक ही सस्पिशियस कंडीशन में मर जाती है तब इस रूमर को और हवा मिल जाती है। ऐसे में रोवैन हैलोवीन के दिन एक सियांस रखती हैं जिसको करने के लिए वो बुलाती हैं डिस फेमस अनहोली मिसेस रेनल्ड्स को और उनके साथ उनके 2 असिस्टेंट आते हैं। हर्क्यूल पॉयरॉट जो इंग्लैंड को छोड़कर बड़ी ही हताशा में पेरिस में रह रहे हैं, उनको आइडेंटिटी क्राइसिस ही हो गई है। ऐसा लगता है वॉर ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया है। वो रिटायरमेंट के फेज़ में रह रहे होते हैं और उनकी फ्रेंड एड्रियन उन्हें ज़बरदस्ती इस सियांस में खींच कर लाती है, इस सियांस का पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन यहाँ आते ही पॉयरॉट को भूतों के दर्शन होने लगते हैं, बच्चों की गाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो क्या वाकई यहाँ पर भूत एग्जिस्ट करते हैं जैसा कि कहा जाता है? उन्हीं बच्चों की तड़पती हुई आत्मा यहाँ पर मौजूद है क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर माजरा है क्या? जो लोग भी एगाथा के काम से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ पर बस एक ही मर्डर नहीं होकर रह जाता, और भी मर्डर्स होते हैं और ऐसा इस कहानी में भी होता है। और ऐसे में पॉयरॉट उस समय मौजूद सभी लोगों को एक स्पेस में बंद से कर लेते हैं और फिर एक के बाद एक सबका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यूज में सबके पुराने मोटिव्स पता चलते हैं, पुरानी कहानियाँ सामने आती हैं। इस समय वो कहाँ कहाँ मौजूद थे इस बात का पता भी पॉयरॉट को चलता है और जिनकी बात में थोड़ा भी झोल होता है शक उनके ऊपर गहराने लगता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, एक के बाद एक सबके इंटरव्यू के बाद सारी चीज़ें खुलने लगती हैं और मज़ा आना शुरू होता है। शुरू में ये कहानी थोड़ा धीरे धीरे चलती है, एवरेज सी लगती है, लेकिन एंड आते आते प्योरली ब्रिलियंट हो जाती है। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं इस मूवी के आपको बताने वाली हूँ। जो सबसे पहला और बड़ा पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसकी स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंटली लिखी गई है। पूरी मर्डर मिस्ट्री को कवर अप कर लेती है, कोई भी लूज एंड नहीं है। 2 कहानी शुरू में धीरे धीरे चलती है, लेकिन जैसे जैसे आखिरी में आप आते जाते हैं उसका पेस बढ़ जाता है और उसमें जो थ्रिल फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको पूरी तरीके से कैप्टिवेट कर लेती है। सेकेंड पॉजिटिव, जो टाइम एंड एरा है उसे बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है जब सब जगह डिप्रेशन फैला हुआ है, होपलेसनेस है, डार्क एजेस चल रही हैं, तो वो हम तक अच्छे से पहुंच पाया है। थर्ड पॉजिटिव विल बी बढ़िया डायरेक्शन। केनेथ ब्राना जो कि लीड एक्टर के रोल में हैं, यानी कि हर्क्यूल पॉयरॉट बने हैं इस मूवी में, वही इस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। तो उन्हें ये तो पता ही है कि पॉयरॉट क्या करते हैं, किस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एटीट्यूड है, कैसे वो केस सॉल्व करते हैं। साथ ही उन्हें ये भी बहुत कुछ क्लियर है कि को एक्टर्स से उन्हें क्या कराना है जिससे मूवी और स्ट्रॉन्ग हो जाए, और यहाँ पर वो अच्छे से करवा भी पाए हैं। फोर्थ पॉजिटिव, सिनेमेटोग्राफी मुझे काफ़ी पसंद आई है इस मूवी की। कुछ सीन्स तो मास्टरपीस हैं। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो एक नेगेटिव ये है कि कहानी बहुत ही जेनरिक सी है, कोई कट थ्रोट कहानी नहीं है, कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट्स नहीं हैं। अगर आपने एगाथा का वर्क पढ़ा है तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आपको आसानी से पहले ही समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके वर्क से परिचित नहीं हैं तो आपको ज़रूर ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा सब कुछ। बाकी मैं इस मूवी को दूँगी
दूंगी 8 आउट ऑफ 10। इसमें कोई गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी और सेक्सुअल सीन्स नहीं हैं, सो हर उम्र के लोग इसे देख सकते हैं। मुझे हमेशा से ही अगाथा का वर्क पसंद है और इनकी पहले 2 मूवीज़ भी अच्छी लगी हैं। अगेन ये मेरी तीनों में फेवरेट है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय।